गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। देखो बेटा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? क्या क्या परिस्थिति थी कि फ्रांस की क्रांति को करना पड़ा? आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों के पश्चात सभ्यता को हिला दिया था, मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए थे किसमें? आधुनिक युग में। उनमें फ्रांस की सन 1789 में राजनीतिक कारण और राज क्रांति सबसे अधिक नाटकीय और जटिल साबित हुआ था। मतलब जो ये क्रांति हुई थी उसने कौन सा रूप ले लिया था? नाटकीय और काफ़ी जटिल बन गई थी। इस क्रांति में न केवल फ्रांस के ही नहीं अपितु क्या थे, पूरे विश्व में, मतलब पूरी दुनिया में क्या था, सबका जीवन क्या हो गया था? प्रभावित हुआ था। किसमें? फ्रांस की क्रांति में। इस क्रांति के कारणों को 18वीं शताब्दी के फ्रांस की सामाजिक और राजनीतिक दशा में क्या दिया गया है? ज्ञानोदय का युग बताया गया है। मतलब जो ये क्रांति हुई उसको कौन सी शताब्दी में वर्णन किया गया है? 18वीं शताब्दी में उसका वर्णन किया गया। कैसे किया गया? सामाजिक और उसकी राजनीतिक दशा को बता के। अब देखो मतलब क्या है, समस्त यूरोप में फैले हुए विचारों को खोजा गया। जितने भी विचार खोजे गए, मतलब फैले हुए थे, उनको सबको खोजा गया। सब विद्वानों के विचारों को लिया गया। कुछ विद्वानों का विचार था कि इस क्रांति में ज्ञानोदय के विचारों की भूमिका गौण रही और पुरानी शासन व्यवस्था की भूमिका प्रमुख रही है। अब देखो, ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है कि नए विचारों का उत्पन्न होना, नए विचारों का, आधुनिक विचारों का क्या होना? विकास होना। तो क्या है, कुछ विद्वानों का क्या कहना था कि जो पुराने विचार हैं वो क्या हैं? ज़्यादा सफल रहते हैं, उनकी भूमिका ज़्यादा रहती है। ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना था कि इस क्रांति के मूल्य ज्ञानोदय के विचार की भूमिका थी। पुरानी शासन व्यवस्था का स्थान गौण बताया, मतलब जो पुरानी शासन व्यवस्था चलती थी उसको क्या बताया है? ज़्यादा गुणी बताया गया है। अब देखो कुछ क्या है कारण है कि फ्रांसीसी की क्रांति किस कारण हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति किस कारण हुए थे? कौन कौन से कारण है? नंबर 1, सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज का ढांचा कैसा था? दोषपूर्ण था। देश की 90% जो लोग थे, जनसंख्या थी, वो कैसे थी? कौन से वर्ग की थी? किसान वर्ग थे। मतलब क्या थे? वो मजदूरी करते थे या फिर खेतों में काम करते थे। लेकिन जमीन पर कुलीन, चर्च और अमीरों का अधिकार था। किसान तो काम करते थे पर अधिकार किसका होता था? कुलीन लोगों का, चर्च लोगों का और अमीर लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग लोगों की विशेष अधिकार मिले हुए थे। मतलब क्या बताया कि जो कुलीन लोग थे और पादरी लोग थे उनका ज़्यादा शासन चलता था। तीसरे नंबर पे क्या बताया गया? तीसरे वर्ग में, मतलब ये 3 वर्ग बताए गए हैं। ठीक है। पहले वर्ग में कौन आता है कि कुलीन आते हैं और चर्च और अमीर आदमी आते हैं। दूसरे में कौन से आते हैं? कुलीन वर्ग और पादरी लोग आते हैं। तीसरे वर्ग में कौन से लोग आते हैं? जो क्या हैं? किसान हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी शामिल होते हैं। क्या है? वो राज्य के साथ साथ चर्च को भी क्या है? कर चुकाना पड़ता था। मतलब भूमि का कर्ज चुकाना पड़ता था। किसको? जब किन लोगों को? कुलीन लोगों को और अमीर लोगों को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? राजनीतिक कारण। पहला कौन सा था? सामाजिक कारण। दूसरा हमारा क्या है? राजनीतिक कारण। क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुईस 16वां। ठीक है। यह एक राजा कैसा राजा था? निरंकुश राजा था, बुद्धिहीन था और अपने दायित्वों को से उदासीन रहने वाला सम्राट था। मतलब क्या था ये राजा? जो लुईस 16वां था वो राजा कैसा था? निरंकुश, पढ़ा लिखा नहीं था, बुद्धिहीन था। ठीक है। और अपने दायित्वों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही वो जनता के लिए कुछ काम करके देता था। लुईस 16वां की पत्नी एडोनतेड शासन ने कार्यों का हस्तक्षेप करती थी। अपने चहेतों को शासन के ओहदे पर बिठा देती थी। जो उनकी बीवी थी वो अपने रिश्तेदारों को क्या करती थी? उस ओहदे पे बिठा देती थी, मंत्री बनाना। ठीक है, उनको ही लगाती थी वो। अब देखो नेक्स्ट क्या है? सरकारी खजाने को रानी एडोनतेड अपने चहेतों को पर पानी की तरह बहाती थी। मतलब सारा जो खजाना था वो कहाँ थे? अपने रिश्तेदारों में बांट देती थी। राजमहल में 15,000 से भी अधिक अधिकारी ऐसे थे जो केवल राजा और रानी की ही हजूरी करते थे। मतलब क्या है? उनकी ही हजूरी करते थे। उसमें क्या थे? 15,000 लोग ऐसे थे जो क्या है? सिर्फ राजा और रानी की ही बातें मानते थे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आर्थिक कारण। अमेरिका के 13 उपनिषदों के स्वतंत्र आंदोलन में मदद करने पर फ्रांस पर जो पहले ही कर्जे में बोझ में, मतलब जिन पे पहले ही बोझ था कर्ज का, वो क्या थे? अब
10 अरब लिरवे, मतलब क्या लिरवे को क्या बोलते हैं, रुपए का बोझ और बढ़ा दिया गया था। मतलब उन पे कर्जा तो था, पहले कर लेते थे, पर क्या है 10% और उनको 10 रुपये और बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज पर के भुगतान करने की मजबूर थी। मतलब सरकारों को भी क्या था, अपना कर देना पड़ता था। राजमहल की पर भी की जा रही फिजूल खर्ची देश की आर्थिक दिशा को क्या कर रही थी, खराब कर रही थी। मतलब जो राजमहल में जितने भी खर्चे होते थे वो भी, उसका भी फिजूल खर्ची, मतलब क्या है, रानी अपने रिश्तेदारों को ऐसे ही पैसे देना, ऐसे ही तोहफे देना, तो क्या है उससे भी क्या है आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। गरीब लोगों पर करों का भार बहुत अधिक था। मतलब जो गरीब लोग थे उनसे कर ज़्यादा लिया जाता था। पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। जो लोग वहाँ पे, जो मजदूर, जो किसान थे, वो पाव रोटी जो खाते थे, ठीक है, उसके भी क्या है, मतलब काफ़ी महंगी कर दी थी। प्रशासन के भ्रष्टाचार के चलते हुए बेकरी मालिक जमाखोरी जुटे हुए थे। प्रशासन के क्या थे, जो प्रशासन के जो लोग थे वो क्या थे, भ्रष्टाचार हो गए थे। मतलब क्या है, चीज़ों को ज़्यादा दाम में बेचने लगे थे। अब देखो 4th पॉइंट क्या है, दार्शनिकों का योग। जो दार्शनिक थे उनका क्या योगदान था। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंधन, रूसो ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, सामाजिक अनुबंध, में राजा के दैवीय अधिकारों पर प्रहार किया था। दैवीय मतलब जो वहाँ का राजा था, कौन था राजा, लुई 16वां। वो क्या था, निरंकुश राजा था, बुद्धिहीन व्यक्ति था, ठीक है। तो उसके दैवीय अधिकारों का प्रहार किया था बुक के थ्रू, ठीक है। एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, सामाजिक अनुबंधन, जहाँ पे उसमें क्या लिखा था, राजा की मतलब राजा के जो देवी अधिकार थे उनका वर्णन किया गया था। नंबर 2 क्या है, लोक ने अपने एक लेख टू ट्रोटाइज्ड ऑफ गवर्नमेंट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, ठीक है, जिसमें आपको बुक्स के नाम पूछ ले जाएंगे। टू ट्राइज्ड ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, ये लॉक ने लिखी थी। सामाजिक अनुबंध किसने लिखी थी, रूसो ने लिखी थी। तो उस बुक में उसमें क्या लिखा हुआ था कि निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांत का खंडन किया हुआ था। मतलब क्या है, राजा की बुराई कही थी कि वो क्या है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्टेगू ने अपनी पुस्तक, मार्टेगू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया था कि बीच में मतलब विभाजन कैसे हुआ इनका, वो बताया हुआ था। अब हमारा पॉइंट आता है कि वॉल्टेयर ने चर्च के धार्मिक आडंबरों और पादरियों के भ्रष्टाचार को अपना निशाना बनाया था, ठीक है। जो आडंबर थे और जो पादरी थे, भ्रष्टाचार को अपना निशाना बनाया था, किसने बनाया था, वॉल्टेयर ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या थे हमारे, कि फ्रांस के जो राजा लुई 16वां थे, उन्होंने कर बढ़ा दिए थे। उसे इन्हें बढ़े हुए करों की एजेंट्स जनरल की अनुमति लेनी थी, जिसकी अंतिम बैठक कब थी, 1614 में बुलाई गई थी। पर क्या हुआ, लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एजेंट जनरल की बैठक बुलाई। सब उसने क्या किया, पहले ही बैठक बुला ली। पहले और दूसरे स्टेट में इस बैठक ने अपने 300 प्रतिनिधियों, मतलब जो मेंबर थे उनके 300 उनको भेज दिया गया। तीसरी एडसेट्स मतलब तीसरी बैठक में क्या हुआ, अपने 600 मेंबर भेज दिए गए, ठीक है। तीसरी एडसेट की मांग, प्रत्येक प्रतिनिधियों के मत का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या है, हर उसका क्या है, मांग बढ़ती जा रही थी। उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। किसकी मांग को, लुई 16वें की मांग को, ठीक है। इसी कारण उनकी बैठक क्या है, बहिष्कार कर दिया गया। और 20 जून 1789 में वायसराय के टेनिस कोर्ट में अपनी नेशनल असेंबली में घोषित किया गया। फ्रांस में क्रांति का बुगल बजा दिया था। तभी क्या हुआ था कि क्रांति हो गई थी, ठीक है। कितनी बैठक हुई थी, 3 बैठक हुई थी, ठीक है। पहली बैठक में उसने क्या किया, राजा ने अपने 300 सदस्य भेज दिए, और दूसरी बैठक में उसने क्या किया, 600 भेज दिए, ठीक है बेटा। तो ये आप कंप्लीट क्वेश्चन लर्न करोगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करोगे।